नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हमने जो ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, उस क्लास में आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम रहेगा टारगेट एमपीपीएससी प्री 2020। मित्रों, इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर, जैसे हमने टॉपिक का नाम ही लिख दिया है आज का, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, क्विज और विश्लेषण। यानी कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लीजिए प्रश्न पहला, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके सामने है 1 नवंबर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 2 नवंबर, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 5 नवंबर और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है 10 नवंबर। मित्रों, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? 1 नवंबर। आखिर क्यों है ऐसा? 1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? चलो देखते हैं। तो क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग, बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर फजल अली। अब इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे, उसके साथ दो अन्य उसके साथी भी थे, 2 सदस्य अपन कह सकते हैं, जिनमें से एक का नाम हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम था KM पणिकर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1955 में दी थी। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी, तब भारत सरकार ने क्या किया था? तो देखते हैं। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति दी थी, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने भाषा के आधार पर टोटल 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की अनुमति दी थी और उस 14 राज्य में एक अपना मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो इसी से एक प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? 1956, 1955, 1957, 1958, ऐसे कई ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसमें अधिक आंसर बच्चों का क्या जाता है बताइए? तो उसमें अधिक बच्चों का जो आंसर जाता है वो क्या जाता है? 1956। लेकिन वो गलत हो जाता है। जब अधिनियम की बात करें तो 1955 के अधिनियम के तहत ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। लेकिन जब बात की जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। तभी से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर से। तो हमने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि 1 नवंबर 1956 से ही मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है या मनाया जाने लगा है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस प्रश्न का विश्लेषण समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है। चलो विकल्प में क्या क्या है। तो पहला विकल्प आपके सामने है 53,903 और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 54,903 और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 52,117 और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 51,117। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्या आ जाएगा? 52,117। क्या है इसका विश्लेषण? चलो एक नजर डालते हैं। तो कहीं न कहीं पर मध्य प्रदेश में जब कुल ग्रामों की बात की जाए तो कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 54,903। वहीं अगर हम बात करें कुल आबाद ग्रामों की, तो कुल आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? 52,117। वहीं अगर हम बात करें कुल अविकसित ग्रामों की, तो अविकसित ग्रामों की संख्या कितनी है? 2,786। और वहीं अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में आबाद ग्राम क्या है,
मतलब आबाद ग्राम क्या कहलाते हैं? तो जहाँ पर जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, जैसे पानी हो गया है, बिजली हो गया है, जहाँ पर किसान अच्छी खेती कर अपना जीवन यापन कर सकता है, उस ऐसे स्थानों पर या फिर ऐसे ग्रामों में जो लोग रहते हैं, उन ग्रामों को क्या कहते हैं बताइए? आबाद ग्राम। वहीं अगर मैं बात करूं कि अविकसित ग्राम क्या होते हैं, तो अविकसित ग्राम आप समझ ही गए होंगे कि जहां पर बिजली एवं पानी पर्याप्त मात्रा में ना हो, उसे ही क्या कह सकते हैं अपन? अविकसित ग्रामों की। तो अविकसित ग्रामों की संख्या कितनी है? 2786। वहीं अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की, तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल कुल 52 जिले हैं। वहीं अगर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अन्य की तहसीलें हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 412। वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है, तो मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या 10 निकल कर आएगी। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बताता है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, और आप सभी ने डायरेक्ट आंसर भी दे दिया होगा और अपने मन में क्वेश्चंस के आंसर को ले आए होंगे। तो चलो इसके देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है इंदौर, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है भोपाल, और चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या है? जबलपुर। तो आपने सभी जो आंसर चूज किया है, तो कितने बच्चों का सही आंसर जाता है, चलो देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है बताइए? तो जबलपुर में है। इसका विश्लेषण देखते हैं कि किस प्रकार से अपन इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर, और जबलपुर का में जो भवन है उच्च न्यायालय भवन, उस भवन का निर्माण कब हो गया था, कब हुआ था? तो उस भवन का निर्माण हुआ था 1899। वहीं अगर हम बात करें कि इस भवन का डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन किसने किया था? लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हेनरी इरविन। मित्रों, इस भवन का डिजाइन किसने किया था? लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हेनरी इरविन ने इस भवन का निर्माण किया था। वहीं अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय क्या है? जबलपुर है। लेकिन मध्य प्रदेश में दो अन्य स्थान भी है जहां पर इसकी खंडपीठ है। तो मध्य प्रदेश में दो खंडपीठ है, कौन कौन सी है? तो इंदौर और ग्वालियर। वहीं तीसरी खंडपीठ क्या है बताइए? तो प्रस्तावित है। और तीसरी जो प्रस्तावित खंडपीठ है कौन से? भोपाल। बाय मिस्टेक हुई है, यहाँ पर प्रस्तावित लिखा है, ये प्रस्तावित नहीं है मित्रों, यह प्रस्तावित है। तो तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है? भोपाल। वहीं अगर हम आगे बात करें कि जो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम न्यायाधीश कौन था? एम हिदायतुल्लाह। वहीं अगर हम बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम क्या है? अजय कुमार मित्तल। तो यहाँ से कई बार प्रश्न आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो मध्य प्रदेश का प्रथम न्यायाधीश था एम हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश का वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो न्यायाधीश है वो कौन है? अजय कुमार मित्तल। यही अगर बात करें कि मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत जिले जो आते हैं, मतलब दो खंडपीठ है और एक उच्च न्यायालय है। तो जबलपुर के इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसके ऊपर एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर। साथ ही आप देखते हैं छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर। ये उच्च न्यायालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और साथ ही अगर देखते हैं तो पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सिद्धि, सीहोर, टिकमगढ़, उमरिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं बताइए? तो जबलपुर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अन्य की कोई सा भी अगर केस अगर फंस जाता है और राज्य सरकार अगर उस केस को सुलझाना अगर चाहती है, तो अनूपपुर, बालाघाट जितने भी जो जिले हैं उन सभी की सुनवाई कहाँ पर हो सकती है? तो जबलपुर के अंतर्गत हो सकती है, जबलपुर उच्च न्यायालय में।
वहीं अगर जबलपुर के अंतर्गत नहीं हो सकती है तो दो अन्य खंडपीठ भी है जो मैंने आपको बता ही दिया है, इंदौर और ग्वालियर। तो खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसको अगर देखें तो बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन और खरगोन। ये किसके अंतर्गत आते बताए तो इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत आने वाले जिले थे। वहीं अगर हम बात करें खंडपीठ ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले जिलों की, तो खंडपीठ ग्वालियर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, चलो एक नजर उसके ऊपर भी डालते हैं। तो देखते हैं तो अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा, है ना। तो इस प्रकार से ये इतने जिले किसके अंतर्गत आते हैं तो ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत आते हैं। मित्रों ये जिले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, प्रथम न्यायाधीश याद रख सकते हैं, वर्तमान न्यायाधीश याद रख सकते हैं, और साथ ही क्या याद रख सकते हैं, डिजाइन याद रख सकते हैं। चलो देखते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल क्या बन सकता है, तो प्रश्न है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। मित्रों यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि कहीं न कहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जब बता दिया जाए तो कहीं न कहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था, बताया आपका दतिया। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो हरदा। लेकिन अब यह 2011 की जनगणना के अनुसार न पूछा जाए और वर्तमान के अनुसार अगर किस इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो अपन उन प्रश्नों का आंसर कैसे दे सकते हैं, अभी देखते हैं। वहीं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपके सामने है हरदा, बी ऑप्शन है दतिया, सी ऑप्शन है निवाड़ी और डी ऑप्शन है मुरैना। तो आप सभी ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा और चलो देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है और वो सही आंसर क्या है बताइए, तो निवाड़ी। मित्रों जब 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन हो गया था, तब से क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, अब तो निवाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप सभी को पता ही होगा और वो क्या है बताइए, इंदौर। वही अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको पता ही होगा और वो क्या है बताइए, छिंदवाड़ा। वही जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, तो निवाड़ी आता है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि निवाड़ी जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है, तो यहाँ की कुल जनसंख्या है वो कितनी है, तो 4,04,807। निवाड़ी की जनसंख्या कुल कितनी है, तो 4,04,807 है। और वही निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,321.29 वर्ग किलोमीटर ये निवाड़ी का क्षेत्रफल है। साथ ही अगर देखते हैं तो नोट करके हमने लिख दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हरदा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था, दतिया। साथ ही निवाड़ी के गठन की बात करें तो निवाड़ी का गठन कब हुआ था, तो निवाड़ी का गठन हो गया था 1 अक्टूबर 2018 को। कौन से जिले को काटकर इसे बनाया गया था, तो मैं बता दूं कि टीकमगढ़ को काटकर इसे बनाया गया था। और जब ये निवाड़ी जिला बना तो वास्तव में यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनकर उभर कर आया है। साथ ही अगर अपन आगे की ओर देखते हैं कि निवाड़ी जिले में कौन कौन सी तहसीलें हैं और कितनी तहसीलें हैं, तो निवाड़ी जिले में ओनली 3 तहसीलें हैं, जैसे पहली निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी निवाड़ी निवाड़ी जिले की तहसील नहीं है या फिर निवाड़ी जिले की तहसील है। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं अगले 5वें प्रश्न की कि 5वां प्रश्न कैसे बन सकता है और कौन सा है और उसका आंसर कैसे समझ सकते हैं, तो चलो देखिएगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। आप सभी को पता ही होगा कर्क रेखा से भी काफी प्रश्न बन जाते हैं।
तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 15। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकल के आया है? सी 14। तो वास्तव में मध्य प्रदेश से टोटल कुल 14 जिले हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलो इसको मैप से अपन एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने मैप उठ कर रहा है, जैसे आप देख ही सकते हैं कि ये जो रतलाम है, साथ ही उज्जैन और ये आगरमालवा, साथ ही आप देखते हैं तो राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और ये रायसेन, सागर, दमोह, और दमोह के बाद जब आप देखते हैं तो जबलपुर, और जबलपुर के बाद कटनी, कटनी के बाद उमरिया, और उमरिया के बाद कौन सा? शहडोल। तो ये टोटल कितने जिले हो जाते हैं? 14 जिले हो जाते हैं जो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा पर स्थित है। इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जहां से आप सभी को यह याद भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ट्रिक जो बना रखी है एक छोटी सी, और उस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद भी हो जाएगा। जैसे क्या याद रखना आपको? रउआ, रउआ राशि भौरा सा। क्या याद रखना है? रउआ राशि भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। क्या रखना है? रउआ राशि भौरा सा, दम जब कटनी उमरा सा। तो यहाँ से र से क्या हो जाएगा? तो र से आप सभी को पता ही होगा कि र से क्या होता है। तो र से यहाँ पर हो जाएगा रतलाम, और उ से यहाँ पर हो जाएगा उज्जैन, और आ से हो जाएगा आगरमालवा, रा से हो जाएगा क्या बताइए? तो रा से आप देख ही सकते हैं राजगढ़, सी से क्या हो जाएगा? तो सी से सीहोर, भ से भोपाल, व से विदिशा, और रा से क्या हो जाएगा? रायसेन। वहीं सा से क्या हो जाएगा? सागर, दम से क्या हो जाएगा? दमोह, और जब से क्या हो जाएगा? तो जबलपुर, और कटनी से तो कटनी ही होगा, और उमरा से क्या हो जाएगा? तो उमरिया, और सा से क्या हो जाएगा? शहडोल। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वहीं इससे जुड़े हुए एक पॉइंट्स की और मैं चर्चा कर लूं, नोट करके। जैसे मैंने लिखा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है जिससे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो प्रश्न कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो आप सभी का आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी का आंसर जो होगा, और वो आंसर क्या होगा बताइए? तो सिंगरौली। वहीं अगर आज के अगले प्रश्न की बात करें, हम छठे प्रश्न की बात करें कि छठा प्रश्न क्या बन सकता है और कैसे हम उसका आंसर ज्ञात करें और कैसा उसका विश्लेषण होगा। तो चलो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है स्थित है? जैसे ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन बी पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध, और ऑप्शन डी उत्तरी गोलार्ध। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा, और क्या आएगा इसका आंसर? तो चलो देखते हैं। तो अक्षांशीय दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय दृष्टि से मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलो इसका विश्लेषण एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने हमने एक ग्लोब रखा है, जहां पर ये जो आड़ी रेखा खींची गई है और दोनों साइड 0 0 लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा लिखा हुआ है। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये वास्तव में पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। इस 0 डिग्री लाइन यानी कि भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, और साथ ही इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। तो इस 0 डिग्री लाइन के उत्तर में जो आता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री लाइन के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं साथ ही अगर बात कर ले तो ये जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 0 लिखा हुआ है, यहाँ से जो एक रेखा खींच जाती है उसे देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो यहाँ से पूर्व में, इस रेखा के पूर्व में जो गोलार्ध स्थित है उसे हम क्या नाम देते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इस रेखा के पश्चिम में जो गोलार्ध स्थित है उसे हम क्या नाम देते हैं? तो पश्चिमी गोलार्ध नाम देते हैं। और अपने भारत की बात कर ले तो भारत कहाँ पर है? तो ये जो पूर्वी गोलार्ध है, देशांतरीय दृष्टि से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांश दृष्टि से जब देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत के अंदर ही क्या स्थित है? तो भारत के अंदर ही स्थित है क्या बताए? अपना मध्य प्रदेश।
तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया दिया था, ये जो 23.5 डिग्री है, हाँ एक और बात कि जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। उस रेखा का नाम क्या है? लिखा हुआ है कर्क रेखा है। जबकि 0 डिग्री लाइन के दक्षिण में ये जो एक 23.5 डिग्री पर जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा। तो भारत ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के एकदम बीचों बीच यानी कि पर स्थित है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर जाती है। तो प्रश्न कभी जब बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर जाती है, दक्षिण से, उत्तर से, है ना, पश्चिम से, पूर्वी से, इस प्रकार से जब कभी प्रश्न आ जाए तो आप सभी को इसका आंसर देना है। और वो आंसर क्या देना है बताइए? आपको एकदम मध्य से होकर गुजरती है। क्या कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं? चलो देखते हैं। तो जैसा कि आपको बताया ही गया है कि देशांतरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांशीय दृष्टि से तो आपका आंसर ही आ गया है। क्या आ गया है आपका? उत्तरी गोलार्ध। साथ ही भारत स्थित है, जब प्रश्न डायरेक्ट सीधा सीधा आ जाए कि भारत स्थित है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी, पूर्वी या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। वही मध्य प्रदेश की जब बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश स्थित है, तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी, पूर्वी या पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। चलो आज का और अगला प्रश्न क्या बन सकता है और उसको कैसे समझा जाए, तो उसके ऊपर भी अपन एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। तो चलो अगला प्रश्न क्या है उसके ऊपर अपन एक नजर डालते हैं। चलो देखिए क्या है प्रश्न आज का। तो जैसे कि हाँ, और अगला प्रश्न समझाने से पहले मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले अपन ने देखा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कुल 14 जिलों से होकर जाती है। वहीं कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। जैसे आप देख ही रहे हैं, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देख रहे हैं क्या बोले झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद क्या है बताइए? तो मिजोरम। ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। वहीं अगला प्रश्न क्या बन सकता है? तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, और ऑप्शन डी 10। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है और वो क्या है बताए? तो 7। मध्य प्रदेश के टोटल 7 जिलों की सीमा किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। वहीं क्या है इसका विश्लेषण, चलो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है, आप देख ही रहे होंगे, छोटा सा है लेकिन शायद से दिख रहा होगा। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है, जबकि दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात। वहीं उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है बताए? आपका राजस्थान। जब हम बात कर लें कि छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से कुल कितने जिले लगे हुए हैं? 7 हमने बता दिया है। वो कौन कौन से हैं? तो इधर से आप जैसे अभी देख रहे हैं कौन सा? सिंगरौली। सिंगरौली के बाद जब आप देखते हैं तो कौन सा जाएगा? सिद्धि। और सिद्धि के बाद जब आप देखते हैं तो शहडोल। शहडोल के बाद कौन सा लगेगा? तो शहडोल के बाद जो लग रहा है कौन सा आपका? अनूपपुर। और अनूपपुर के बाद कौन सा? डिंडोरी। डिंडोरी के बाद कौन सा आपका? मंडला। और मंडला के बाद कौन सा है? बालाघाट। तो इस प्रकार से कुल कितने जिले आते हैं? तो कुल टोटल 7 जिले जो कौन से राज्य से लगे हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य से लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले लगे हुए हैं, तो हम बता दें कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के टोटल 9 जिले लगे हुए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो आप देख ही रहे हैं, जैसे बालाघाट, बालाघाट के बाद सिवनी, और सिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, और बैतूल के बाद आप देख रहे हैं खंडवा, और खंडवा के बाद ये बुरहानपुर। वहीं बुरहानपुर के बाद कौन सा है? तो खरगोन, और खरगोन के बाद कौन सा है? बड़वानी, और बड़वानी के बाद कौन सा है? आलीराजपुर। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र से कुल कितने जिले लगे हुए हैं? तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के टोटल 9 जिले लगे हुए हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए किसकी बताए? गुजरात की, कि गुजरात से मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले
की सीमा लगती है, तो गुजरात से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश की 2 जिलों की सीमा लगती है। पहला आलीराजपुर, और आलीराजपुर के बाद ये कौन सा है, झाबुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगी हुई है। वहीं आगे जब हम बात कर लें किसकी, बताइए, राजस्थान की, कि राजस्थान से कुल कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश की लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के टोटल 10 जिलों की सीमा लगी हुई है। जैसे पहला झाबुआ, झाबुआ के बाद रतलाम, और रतलाम के बाद कौन सा आ रहा है, मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच। वही नीमच के बाद हम अगर बात कर लें तो कौन सा आ जाएगा, तो नीमच के बाद आपका आगर मालवा, आगर मालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद गुना, और गुना के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद कौन सा आ जाएगा आपका श्योपुर, और श्योपुर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका मुरैना। तो इस प्रकार से राजस्थान से मध्य प्रदेश की कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, तो टोटल 10। वहीं अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की कुल कितने जिलों की सीमा लगी हुई है, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की कुल 13 जिलों की सीमा लगी हुई है। चलो देख लेते हैं एक नज़र। तो ये मुरैना है, मुरैना के बाद कौन सा आपका भिंड, और भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद जब आप देखते हैं तो कौन सा आ जाएगा, बताइए, तो शिवपुरी। वहीं शिवपुरी के बाद कौन सा आ रहा है, अशोकनगर, और अशोकनगर के बाद कौन सा है आपका, तो ये सागर है, और सागर के बाद कौन सा है, टीकमगढ़। वहीं टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी, और निवाड़ी के बाद कौन सा है आपका छतरपुर। वही छतरपुर के बाद पन्ना, और पन्ना के बाद आपका सतना, और सतना के बाद रीवा, और रीवा के बाद कौन सा आ जाए आपका सिंगरौली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिलों की सीमा लगी हुई है। साथ ही अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं पर यहाँ से एक और प्रश्न बनाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य से लगी हुई है, तो आप किससे बताओगे, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, वहीं 5वें नंबर पर कौन सा जाए आपका गुजरात। सबसे कम बोले तो गुजरात, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। वहीं अगला प्रश्न क्या कुछ बनाया जा सकता है, तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, आप सभी को याद ही होगा। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए सिंगरौली एवं आलीराजपुर, ऑप्शन बी सिंगरौली एवं झाबुआ, और ऑप्शन सी सीधी एवं आलीराजपुर, और ऑप्शन डी सीधी एवं झाबुआ। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, बताइए, सिंगरौली एवं आलीराजपुर। क्या है इसका विश्लेषण, चलो देखते हैं। ये आपके सामने मैप है, और इस मैप में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के, ये पहले उत्तर में उत्तर प्रदेश आता है, दक्षिण में महाराष्ट्र आता है, वहीं पूर्व, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, और इधर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, वहीं उत्तर पश्चिम में आपका राजस्थान। तो यहीं पर अगर आपको देखा जाए तो सबसे पहले मुरैना सबसे ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ देख रहा होगा। तो ये जो मुरैना है ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। वहीं बुरहानपुर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिंगरौली दिख रहा होगा, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। वहीं दक्षिण की ओर आपको बुरहानपुर थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ दिख रहा होगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आ जाएगा, बुरहानपुर। वही मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको थोड़ा सा पश्चिम की ओर धंसा हुआ दिख रहा होगा, और कौन सा बताया आपका आलीराजपुर। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिण जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला कौन सा आ जाएगा सिंगरौली, और पश्चिमी जिला आलीराजपुर। वही मध्य प्रदेश का हृदयी जिला, या मध्य प्रदेश का बीच में, या फिर मध्य प्रदेश का मध्य वाला जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा आ जाएगा सागर। वहीं अगर हम बात कर ले कि मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तक की बीच की दूरी क्या है, या मध्य प्रदेश की लंबाई क्या है, तो मध्य प्रदेश की लंबाई क्या आ जाएगी, 605 किलोमीटर। वही मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की बीच की दूरी क्या होगी, या मध्य प्रदेश की चौड़ाई क्या होगी, तो मध्य प्रदेश की चौड़ाई टोटल 870 किलोमीटर है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को यह समझ में आया होगा। चलो आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कुछ बनाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या आप सभी को याद ही होगी। चलो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। तो ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 99। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है बताइए? 89, 89 क्या है इसका विश्लेषण? चलो एक नजर डालते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपन इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों की बात करेंगे ताकि अपने को अ, अच्छे से समझ में आ जाए और जो भी इनसे संबंधित प्रश्न बने वो सारे प्रश्न अपने से बन जाए। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। वहीं मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 412 तहसीलें हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है? तो मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड है। वहीं अगर बात कर लें कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर है या शहर है? तो मध्य प्रदेश में कुल 476 नगर या शहर है। वहीं पर बात कर ले जाए कुल ग्राम की, तो कुल ग्रामों की संख्या 54,903, जबकि आबाद ग्रामों की बात कर ले तो 52,117। वहीं नगर निगम की बात कर ले तो 16, नगर पालिका की बात कर ले तो 98, नगर पंचायत की बात कर ले 264, वहीं ग्राम पंचायत की बात कर ले तो 22,824, वही जनपद पंचायत की बात कर ली जाए तो 313, जिला पंचायत की बात कर ली जाए तो 52, वहीं रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज या फिर आईजी पुलिस की संख्या कितनी है? 11। और डीआईजी रेंज की बात कर ली जाए तो डीआईजी रेंज की संख्या कुल कितनी है? 15। वहीं कंट्रोल रूम की संख्या कितनी है? तो कंट्रोल रूम की संख्या 53। साथ ही अगर बात कर ले कि पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 1099। पुलिस चौकियों की संख्या कितनी है? तो 579। वहीं लोकसभा सीटें की संख्या कितनी है? 29। और साथ ही विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 प्लस 1। और वही राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 11। इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बता दूं तो कहीं ना कहीं पर वास्तव में मध्य प्रदेश में जो टोटल 230 विधानसभा सीटें हैं उसमें से ये जो अनुसूचित जनजाति है उस अनुसूचित जनजाति के लिए जो टोटल आरक्षित सीटें हैं वो कुल कितनी है? तो 47 है। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं और वो कितनी है? तो 35। चलो अगला प्रश्न क्या बनाया जा सकता है और उसका विश्लेषण भी अपन देखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो अभी मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ और आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। तो चलो देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? वहीं ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और वही ऑप्शन डी गुजरात। आप सभी ने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। चलो देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। तो ये आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप सामने उठ कर रहा है। तो वही मध्य प्रदेश के जो उत्तर में जो जिला है जो राज्य है तो कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश। और इधर जो दक्षिण पूर्वी राज्य है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी में जो राज्य है उस राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। वही मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य है दक्षिण में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में आप सभी को राज्य दिखाई दे रहा होगा गुजरात। वही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य आ जाएगा? राजस्थान। तो मध्य प्रदेश की सीमाएं कुल 5 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, वहीं पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो आई होप आप सभी मित्रों को समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप सभी को लगा कि वास्तव में यह वीडियो हेल्पफुल है और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।